नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संविधान संशोधन के बारे में। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंक, रेलवे जितनी भी है सभी में इंडियन पॉलिटी इम्पॉर्टेंट विषय होता है, तो हमें उसको पढ़ना है। सो ये उसी के अंतर्गत आता है। देन इसके अलावा जो लॉ स्टूडेंट्स है जो LLB कर रहे हैं, चाहे वो 3 इयर्स का प्रोग्राम हो या 5 ईयर का हो, वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है। देन उसके अंतर्गत हमें इसे पढ़ना है। सो मल्टीपर्पज़ ये टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है। अगर आप भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और किसी भी प्रकार के सजेशन के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइस, संविधान संशोधन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस विषय पर हम मुख्य रूप से जो है बात करते हैं। तो जब हमारे जो भी संविधान सभा थी उसमें जो भी संविधान निर्मात्री समिति में मेंबर्स थे वो विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि हमें संविधान संशोधन वाला भी एक चैप्टर रखना चाहिए, क्योंकि आज जो समय है, वक्त है, ये बदलता रहेगा, परिवर्तनशील है, तो समय के साथ संविधान में संशोधन भी आवश्यक है। सो उन्होंने संविधान संशोधन की बात रखी। हालांकि कई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जो है स्टेटमेंट दिया है, जजमेंट दिया है कि संविधान संशोधन इस प्रकार से होना चाहिए कि वो उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करे, और फाइनली मूल ढांचे के भी कुछ तत्व जो है निकाले गए हैं। तो संविधान संशोधन जो है वक्त के साथ किया जाता है और मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करता हो तो वो संविधान संशोधन जो है मान्य है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे तो जनरली हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक के जो कुछ इसके फैक्ट देखेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संशोधन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, और ये दोनों जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती हैं, तो इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से हमने ये आउटलुक देख लिया है कि हमें किस टॉपिक पर बात करनी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुख्य रूप से इन 3 टॉपिक पे बात करनी है। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, देन इसके बाद संशोधन प्रक्रिया और फिर संशोधनों के प्रकार। चलिए, इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो मुख्य रूप से जो संविधान संशोधन है ये संविधान के भाग 20 में दे रखा है, आर्टिकल 368 के तहत दे रखा है, और इस कंसेप्ट को हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। केशवानंद भारती मामले 1973 में साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए संविधान संशोधन के फलस्वरूप। ठीक है, अब जब 24वां संशोधन अधिनियम भी जो है इस वाले टॉपिक से रिलेटेड रखता है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जो है ये कहा गया है कि जब संशोधन विधेयक अधिनियम की तरह जो पारित किए जाते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं, राइट। और यहाँ पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ मामले को केशवानंद भारती मामला जो है पलट देता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, ये इंट्रोडक्शन में हमें बेसिकली चीज़ याद रखना है। फैक्ट जनरली अगर आप किसी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो अब संशोधन प्रक्रिया को हम समझते हैं क्या होता है। तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का तरीका दिया हुआ है, निम्न तरीके से उल्लेख किया गया है। पहले पॉइंट को हम समझते हैं कि संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये राज्य विधानमंडल में नहीं होगा, अर्थात ये केंद्र की शक्ति है, राज्य की नहीं है। और विधायक को किसी भी किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। आप सभी जानते होंगे कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जहां पर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। जैसा कि हम जो अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं तब हम उसमें देखते हैं कि वहाँ पर जब हमें किसी नए राज्य का गठन करना है तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये याद रखना है। जो यहाँ पर
अब ये दोनों शब्द जो है गलत लिखा है। तो जनरली क्या होता है, दोनों सदनों में, ठीक है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ये पारित होना अनिवार्य है। अगर संविधान संशोधन लाया जाता है तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, अर्थात यह बहुमत 50% से अधिक सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। अगर मान लीजिए अलग अलग में किसी प्रकार का गतिरोध आ रहा है तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। हमने पढ़ा है कि कुछ मुद्दों पर 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर बिल पास करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संविधान के संघीय व्यवस्था के मुद्दे पर हो, ठीक है, किसके मुद्दे पर, संघीय व्यवस्था के मुद्दे पर हो, तो आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, अर्थात उनकी भी यहाँ पर सहमति जो है आवश्यक होती है। और 24वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति की सहमति को यहाँ पर बाध्यकारी बना दिया। हमें पता है कोई भी अधिनियम कब बनता है, जब वो लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के पास जब वो बिल जाता है तो उसके पास 3 कदम उठा सकता है। या तो वो उसको अपनी परमिशन दे देता है, या उस पर परमिशन रोक लेता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को अनुमति या उसकी स्वीकृति देनी ही होती है। तो ये वाला जो प्रावधान है जोड़ा गया 24वें अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत। तो ये इम्पोर्टेंट है और हमें विभिन्न संविधान संशोधनों को भी पढ़ना है, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो मुख्य रूप से ये संशोधन की प्रक्रिया थी। अब संशोधनों के प्रकार हम पढ़ते हैं। तो संशोधन संविधान में बेसिकली 3 तरीकों से किया जाता है, साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। तो यहाँ पर स्पेशली हम यहाँ पर नोटिफाई करना चाहेंगे कि जो आर्टिकल 368 हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन समझाया गया है, तो सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट ही जो है 368 के अंतर्गत आता है, फर्स्ट वाला नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे संविधान संशोधन की आवश्यकता है, तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, क्योंकि हमें पता है हमारा जो संविधान है वो कठोर और नम्य के बीच की कड़ी है, ठीक है। ये कुछ मुद्दों पर कठोर है और कुछ मुद्दों पर नम्य है। तो यहाँ पर नम्यता ही लाने के लिए, ताकि देश की प्रकृति में रुकावट ना आए या कुछ मुद्दों पर हम उलझे ना रह जाएं और संविधान संशोधन करके आगे बढ़े, तो कुछ मुद्दों पर साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है, ठीक है। संविधान संशोधन तो होता है बट अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान 368 के तहत नहीं आता है। देन इसके अलावा 2 और प्रकार से किया जाता है, तो हम बारी बारी से सबकी बात करते हैं। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत द्वारा। तो संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं और ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। चलिए, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, हमें पता है जैसे सिक्किम का निर्माण हुआ था आर्टिकल 2 के तहत, तो वो इसके अंतर्गत आता है। राज्यों का निर्माण, ये राज्य है, ओके, राज्य का निर्माण या सीमा संबंधित राज्यों के नाम का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण, क्रिया उसकी समाप्ति, संसद में गण संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियमन, दूसरी अनुसूची जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए उपलब्धियां, भत्ते, विशेष अधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों से में अनुसूचित जनजातियों का प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट में अवर न्यायाधीशों की संख्या, प्रशासन है, ओके, ये प्रसाद नहीं है, प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट में अवर न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, और जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन यहाँ पर देखा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण निर्धारण, संसद के सदस्य की समितियों को विशेषाधिकार जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होते हैं, विषय जो होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। आइए बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तो यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब है संविधान के जो ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत से किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत
और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान के सदस्यों का 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत माना जाता है। जैसे आप लोगों ने महाभियोग वाली प्रक्रिया में भी विशेष बहुमत का जिक्र सुना होगा, या फिर न्यायाधीशों को जब हटाया जाता है तो वहां पर भी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो बिल्कुल विशेष बहुमत का यहाँ पर भी वही अर्थ है। और मुख्य रूप से इस प्रकार से किन टॉपिक पर संविधान संशोधन किया जाता है, तो जो मूल अधिकार हो उससे संबंधित हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबंध नहीं है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा भी जो एक अलग प्रकार का है संशोधन, इसमें क्या होता है कि जब नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उसको मंजूरी मिले। अर्थात जो हम अभी नीचे कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विषय पढ़ने वाले हैं, अगर इन विषयों पर संविधान संशोधन करना है तो संसद में क्या है, विशेष बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत का वही अर्थ है जो सेकंड नंबर पे था, लेकिन यहाँ पर आधे से अधिक या आधे राज्यों के साधारण बहुमत से भी पारित होना चाहिए, अर्थात आधे राज्यों की भी यहाँ पर क्या है, सहमति होना चाहिए। तो इस प्रकार के मुद्दे हैं जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, और सेवा कर परिषद जो आर्टिकल 279A के तहत आती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमने तीसरे टॉपिक की भी बात कर ली, राइट। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की थी हमारे भारत के रिस्पेक्ट में, तो हम आलोचना को भी कुछ मुद्दों पर समझ लेते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि जब संविधान संशोधन किया जाता है तो इसके लिए संविधान सभा या एक परिषद बनी होती है। तो यहाँ पर उसके कंपेयर में ये आलोचना की गई थी कि यहाँ पर संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे सांविधिक सभा या संवैधानिक परिषद का उपबंध नहीं है। ठीक है, संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद का उपबंध नहीं है। संसद को संविधानीय शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों को भी। और दूसरा यहाँ पर ये कहता है कि संविधान संशोधन की शक्ति जो है संसद में नहीं है। हमें जैसा कि स्टार्टिंग में पढ़ा है कि संसद में ही इसको जो है लाया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं। तो इस प्रकार की बात की गई। संसद के बड़े भाग को अकेले संसद की विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकते हैं। मतलब हमने पहला नंबर पे जो संशोधन पढ़ा और जो दूसरे नंबर पे पढ़ा वहां पर राज्यों की आवश्यकता ही नहीं है। ये आलोचना की गई कि संसद के लोग ही जो है इसको संशोधित कर रहे हैं। हालांकि ये बात है कि लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का अपना अपना प्रतिनिधित्व रहता है। गतिरोध पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है भैया, इसकी आलोचना की गई कि अगर गतिरोध हो रहा है, रुकावट आ रही है तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडल की प्रक्रिया समान है। तो ये जो है कमी निकालने वालों ने ये भी आलोचना की। तो मुख्य रूप से ये इसकी प्रमुख कमियां थी। हालांकि केसी वेयर का स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल हमारा MPPSC स्टेटमेंट बड़े प्यार से पूछता है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ठीक है। केसी जो वेयर है, इन्होंने ये कहा है कि लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। भैया हमारा जो संविधान संशोधन है वो लचीलेपन व जटिलता का बीच बेहद बेहतर संतुलन है। ठीक है, तो ये केसी वेयर का स्टेटमेंट है। ग्रीनविल जो ऑस्टिन है, इनके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। इनके भी काफ़ी स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने ये कहा कि संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि ये बहुत जटिल है, काफ़ी कम संविधान का विविध गुण वाला है। तो ये उनका स्टेटमेंट रहा था। और इसी तरह BR अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में इस वाले मुद्दे पर कहा था कि सभा ने संविधान में किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया यही रहेगा, युगों युगों तक यही चलेगा। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने अथवा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है, बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया बनी हुई है। तो ये इनका कथन था। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना स्थायी हम इसे बना सकते हैं, और संविधान में कुछ भी स्थायी
नहीं है। तो ये जो था जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। सो फ्रेंड्स, संशोधन प्रक्रिया के लिए इतना ही, और हम अभी बहुत जल्द जो है विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन लाएंगे, क्योंकि हमारा MPPSC जो मेंस है उसकी जो पेपर सेकंड है उसके यूनिट पेपर सेकंड के यूनिट 1 में दे रखा है संविधान संशोधन, विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन। तो हमें जो है अभी 105 तक संशोधन हो चुके हैं, तो हम स्पेशली इन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।